हेलो जी बच्चों, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद साहू है। आज हम लोग क्लास 12th की स्टडीज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज हम पुराना टॉपिक या मैं बोलूं नंबर 1 टॉपिक आपके 12th का हम लोग उठाने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पार्टनरशिप के टॉपिक, इसी पार्टनरशिप के बुक से आपके 30 मार्क्स सिक्योर होने वाले हैं। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेटा, आपने क्लास 11th में, थोड़ा फ्लैशबैक पे चले जाओ, आपने क्लास 11th पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। याद करो, आपने सोल प्रोप्राइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था। क्या क्या बनाया था याद दिलाओ जरा। ट्रेडिंग बनाया, फिर क्या बनाया, P&L बनाया, फिर क्या बनाया, बैलेंस शीट बनाया। तो ये 3 चीजें आपने बनाई थी। क्लियर? कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, आइडिया, अकाउंटिंग अजम्पशन, सारी चीज सेम रहेंगी। जब आप 12th में पहुंचते हो तो वहां पे आपको मेनली डिस्कस करना है 2 एंटिटीज के ऊपर, जिसमें पहला है पार्टनरशिप और दूसरा है कंपनी। दूसरा एंटिटी है कंपनी। हमारा आज मेन मुद्दा होगा समझना कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप बेटा, 11th में जो सोल प्रोप्राइटर पढ़े थे वहां कितने लोग थे, मैं बोलूं कितने ओनर थे बिजनेस के। नाम क्या है, सोल प्रोप्राइटर। तो सिंपल सी बात है क्या कि ओनर होगा वहां पे केवल एक, लेकिन यहां पे आपके बिजनेस के ओनर 2 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? तो हम एक छोटा सा डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को रन करते हैं, क्या करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं। क्यों रन करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को आपस में वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो ये जो बिजनेस करने का सिस्टम है, यहां पे जो बिजनेस एंटिटी का सिस्टम है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? दोबारा समझो। 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को रन करते हैं, मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और उसके प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो मैकेनिज्म है बिजनेस करने का, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप। क्लियर है? अच्छा, इंडिया की खास बात क्या है बेटा, जब भी इंडिया में कोई लार्ज स्केल में काम होता है, जब भी पब्लिक किसी लार्ज स्केल पे किसी चीज को करती है, तो हमारे इंडिया में उसके लिए लॉ बना दिया जाता है ताकि उन चीजों को अननेसेसरी वे पे मिसयूज ना किया जा सके। तो यहां पे इस सिस्टम को गवर्न करने के लिए हमारे इंडिया में लॉ बनाया गया, और उस लॉ का नाम रखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिल्कुल सही सोचा आपने, हमारी आजादी से पहले बनाया गया था। क्लियर है? कोई बात नहीं, आज हम इसको फॉलो करते हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। क्लियर मेरी बात? हां जी। तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 हमको पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताता है। क्या बताता है? डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन इतना कंसाइज है, इतना अच्छा है कि पार्टनरशिप के 90% कॉन्सेप्ट आप यहीं पे समझ जाओगे। पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे होता है, 90% चीजें आपको यहां पे समझ में आ जाएंगी। थोड़ी और टेक्निकलिटी बचेगी जिसको धीरे धीरे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं जरा पार्टनरशिप 1932 के सेक्शन नंबर 4 पे क्या डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशन है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। 2 या 2 से ज्यादा, 2 से कम कभी नहीं होगा। आप अकेले खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते ना बेटा। क्लियर है? आपको पार्टनरशिप करने के लिए, साझेदारी करने के लिए किसी और व्यक्ति, पर्सन की आवश्यकता होगी। क्लियर? हु हैव एग्रीड, जो रेडी हैं, आपस में जो एग्रीड है, कंसेंट, उन्होंने म्यूचुअली कंसेंट डिसाइड किया हुआ है। शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
एक बार फिर से सुन लो क्या होता है। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बारी बारी से हम इस डेफिनेशन के पॉइंट्स को पकड़ते हैं और वहां से आपका पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने उसके लिए सबसे पहले समझना है अपने को टू और मोर पर्सन। नीचे आ जाएंगे, स्क्रीन पे फोकस करेंगे बेटा। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा आदमी, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बिजनेस करेंगे। आपस में मतलब दोनों कंबाइंडली बिजनेस रन करेंगे। अब मैंने बोल दिया कि बेटा मिनिमम नंबर होगा 2। मिनिमम कितना होगा? 2। मैक्सिमम कितना होगा? क्या हम पूरे गांव वालों को पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर लें? बिल्कुल नहीं बेटा। मैक्सिमम होगा यहां पे 50। कितना? 50 होगा। क्लियर है? अच्छा, मजे की बात क्या पता है, ये जो 50 मेंबर हैं इसका लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया है। पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया। कहां बताया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट 2030 को एम्पावर करती है किस बात के लिए? कि आप पार्टनरशिप के मैक्सिमम मेंबर 100 तक रख सकते हो। अभी तक प्रिस्क्रिप्शन मिला है कितने का? केवल 50 का। तो लॉफुली वो नंबर है केवल 50, उससे ज्यादा नहीं। मतलब मिनिमम 2 आदमी और मैक्सिमम 50। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो कितने लोग होंगे? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ये लोग आपस में मिलकर बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस की कैटेगरी कैसी होगी? क्या वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं जो अलाउ नहीं है इंडिया में? स्मगलिंग कर सकते हैं क्या? ड्रग्स को सेल आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उनका बिजनेस होगा डेफिनेटली लॉफुल। इलीगल बिजनेस यहां पे अलाउड नहीं है। क्लियर है? इलीगल बिजनेस यहां पे नहीं हो सकता। अगला है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। बेटा एग्रीमेंट का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? एग्रीमेंट जब होने से पहले क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है? 2 आदमी है, क्लियर, 2 पर्सन है, ये दोनों एग्रीमेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट करने से पहले इन दोनों के बीच में होना चाहिए क्या? कंसेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको स्वीकृति, एक्सेप्टेशन। इनके बीच में क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट कैसा होना चाहिए? बेटा कंसेंट हो सकता है रिटर्न। सबसे बेस्ट तो यही है बेटा कि कोई भी चीज हो अगर वो रिटर्न फॉर्म पे है तो आपके लिए बाद में वो काफी हेल्पफुल होगा। दूसरा कंसेंट हो सकता है ओरल, केवल बोल के भी कंसेंट हो सकता है। और तीसरा कंसेंट होता है इंपॉर्टेंट जो है इंप्लाइड। इंप्लाइड समझते हैं? इंप्लाइड समझते हैं बेटा? इंप्लाइड मतलब जहां इशारों में बात हो जाए और सामने वाला उस बात को समझ भी जाए। जैसे कि जब आप रेलवे की टिकट परचेस करते हो, क्लियर है, तो ये इंप्लाइड है। ये मान लिया जाता है कि रेलवेज के सारे रूल्स रेगुलेशन आपको पहले से पता है। आप जनरल की टिकट लेके रिजर्व्ड बोगी पे, रिजर्व्ड कोच पे नहीं घुस सकते। तो ये मान लिया जाता है कब? जब आप उस टिकट को परचेस करते हो। क्लियर है मेरी बात? तो 2 पार्टनर इंप्लाइड बेसिस पे भी कंसेंट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपने कंसेंट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप कर लीजिए क्या? एग्रीमेंट। मतलब आप लॉफुली बाउंडेड होने वाले हो। लॉफुली बाउंडेड होने वाले हो, आप लॉफुली बाउंड हो एक दूसरे से। क्लियर? और जैसे ही ये लॉफुली बाउंड हो जाते हैं ना बेटा, तो इसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्लियर है मेरी बात? चलिए वापस आ जाए। पार्टनरशिप के हम कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स देख रहे हैं। सबसे पहला मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 50। क्लियर? बिजनेस कैसा होगा? लीगल होगा, इलीगल बिजनेस नहीं होगा। क्लियर? एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में। एग्रीमेंट रिटर्न पे है, लॉफुली बाउंडेड है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? डीड बोल देंगे। पार्टनर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। एजेंट मतलब होता है बेटा जब आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो किसी के बदले, तो आपको एजेंट बोला जाता है। प्रिंसिपल मतलब रियल ओनर। क्लियर? मान लीजिए मैंने आपके साथ पार्टनरशिप किया और आप थोड़े कम समझदार हो। बेवकूफ बोल नहीं सकता, क्या हुआ? आप थोड़े कम समझदार हो। तो हुआ ऐसा कि आप चले गए बाहर मेरे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए।
मान लीजिए हम कपड़े का गारमेंट का बिजनेस करते हैं, जो जीन्स मैं 500 में परचेज करता था उसको आप 600 में परचेज करके ले आए। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मिस्टर एक्स से आपने उस जीन्स को 600 में परचेज करके ले आए। क्लियर? अब आपके आने के बाद मैं आपको बोलता हूं कि भाई साहब जो आपने 100 रुपए का घाटा किया है उस पर मैं आपका कोई साथ नहीं देने वाला। सवाल यह है कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं? आंसर देने की कोशिश करो, क्या मैं सही हूं गलत हूं? गलती किसकी है? मेरे पार्टनर की है। जहां 500 में परचेज करता तो वो मूर्ख है, 600 परचेज करके ले आया। तो क्या वो जो 100 रुपीज का मेरे को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या उसमें मैं पार्टिसिपेट करूं? क्या उस लॉस को मैं भी बियर करूंगा? बिल्कुल हां। क्योंकि जब हमारा कोई पार्टनर किसी के सामने जाता है तो वो अकेले नहीं जाता। यह मान लिया जाता है कि पूरा पार्टनरशिप फर्म उस बिजनेस में इन्वॉल्व है। आपको बता दूं, हमारे बिजनेस का नाम हमेशा फर्म से स्टार्ट होगा। फर्म डिसाइड किया जाएगा। क्लियर? हमारे बिजनेस को बोला जाएगा फर्म। बात समझ में आ रही है? जब शेयर होल्डर का बिजनेस क्या कहलाता है? कंपनी कहलाता है। वैसे पार्टनर का बिजनेस क्या कहलाता है? फर्म कहलाता है। वापस आ जाए, देखते हैं। हमने बोला कि हमारा पार्टनर मूर्ख था, गया कहां? किसी के पास गया, मिस्टर एक्स के पास गया, 500 वाली जीन्स वो 600 में परचेज करके ले आया। 100 रुपीज का जो लॉस हुआ है उसमें दोनों का बराबर पार्टिसिपेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब वो किसी के सामने जाएगा तो अकेले की हैसियत या सेल्फ क्या बोलना चाहिए, अकेले के हिसाब से नहीं जाएगा, वो पूरे फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अगर ऐसा है बेटा, तो अगर वो उस जीन्स को 400 में खरीद के आए तो मुझे ये भी नहीं बोलना चाहिए इसमें से 100 रुपीज का प्रॉफिट मेरा है। क्लियर है? अगर आप पार्टनर का साथ लॉस में नहीं दे सकते तो मुनाफे में, प्रॉफिट में भी साथ देने की कोशिश मत करना। क्लियर? दैट इज बोला गया है क्या कि हर पार्टनर एजेंट भी होता है, और वो क्या है? प्रिंसिपल तो है ही। क्लियर मेरी बात? थोड़ा और आगे चले बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग डेफिनेशन में प्रॉफिट को बांटने को बोला गया है। कहां पे? एक बार देखो फटाफट क्या बोला गया है। रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person who have agreed to share the profit of a business। अब छोटा सा सवाल मेरा आपके साथ ये है कि अगर मान लो बिजनेस में लॉस हो गया, तो क्या उस लॉस को भी शेयर किया जाएगा? क्योंकि डेफिनेशन में, लॉ में तो प्रॉफिट के बारे में लिखा गया है बेटा। प्रॉफिट इंक्लूड, यहां पे लिख लो, समझ लो, प्रॉफिट इंक्लूड नेगेटिव प्रॉफिट ऑल्सो। अब नेगेटिव प्रॉफिट मतलब क्या होता है? सिंपल सी लॉस होती है। सिंपल सी बात क्या होती है? लॉस होता है। तो जो पार्टनर हैं वो केवल प्रॉफिट को शेयर नहीं करेंगे, वो लॉसेस को भी शेयर करेंगे। अरे बाबा, इसीलिए तो पार्टनरशिप किए थे। जब लॉस को मेरे साथ कोई शेयर करने वाला है ही नहीं तो मैं क्यों किसी के साथ पार्टनरशिप करूंगा? बात समझ में आ रही है बेटा? प्रॉफिट अगर हो रहा है और आप प्रॉफिट को शेयर करते हो, लॉस आता है तो बोलते हो कि साहब डेफिनेशन में तो लॉस शेयर करने की बात ही नहीं लिखी है। तो मैंने बोला निकल जाओ यहां से। जब लॉस शेयर नहीं कर सकते तो काहे के पार्टनर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डेफिनेटली वो लोग लॉस को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट है उनका अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब यहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी को आपको समझने की जरूरत है। क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी? देखिए बेटा, मैं बिजनेस में लगाता हूं 5 लाख रुपीस। कितना लगा लिया मैंने? 5 लाख। मान लो, अच्छा मेरा पार्टनर है, उसने भी 5 लाख लगाया। हमारे पास टोटल कैश या कैपिटल कितने का कलेक्ट हो गया? 10 लाख का। मान लीजिए हमको लॉस होता है कितने का? 15 लाख का। 15 लाख रुपए का लॉस हो गया। हमारे पास कैपिटल कितना कंट्रीब्यूटेड है? 10 लाख। अब उस लॉस की भरपाई कैसे करेंगे? 5 लाख वो अपना लगा देगा, 5 लाख मैं भी अपना लगा दूंगा, तो 10 लाख तो रिकवर हो गए लॉस के, बच गया 5 लाख। अब उसका क्या करना है? वो उस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास पैसे कहां से आएंगे? हमारे पास पैसे आएंगे घर से। ध्यान से समझो, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपके फर्म के एसेट्स, आपके बिजनेस के एसेट्स, आपके डेट को पे आउट करने के काम तो आएंगे ही आएंगे। अगर वो डेट पूरा पे ऑफ नहीं हो पाता, आपके एसेट्स पूरे नहीं पड़ पाते, तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी
वहां पे इन्वेस्ट करने होंगे उस लॉस को रिकवर करने के लिए। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोलो ना बेटा, एक बार फिर से सुनो। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? इफ the total assets of the firm is not capable to cover up the losses, you have to contribute your personal assets. That is called unlimited liability. और सबसे पार्टनरशिप की बुरी बात बेटा यही है। क्लियर? बाद में समझेंगे कि इस प्रॉब्लम की वजह से पार्टनरशिप का एक नया कैटेगरी स्टार्ट किया गया जिसको बोला गया LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। छोटा सा उसके बारे में भी जान लो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब वो पार्टनरशिप जहां पे आपने जितना कैपिटल लगाया है आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी बस वहीं तक होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। डन। एक छोटा सा पॉइंट और बच गया। क्या लिखा है? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? हमारे सामने प्रॉब्लम आता है मनी का, पैसे का। तो पैसे का प्रॉब्लम आता है और हमको बिजनेस करना ही है क्योंकि हमको ये फीलिंग है कि हमारा बिजनेस काफी अच्छा ग्रो करेगा। तो हमको क्या करना है? कोई रईस पार्टी, कोई रिच पर्सन या मैं बोलूं फंड्स के अरेंजमेंट करने हैं। और फंड्स के अरेंजमेंट करने के लिए मान लीजिए आप मेरे पास आते हो, आई एम वेरी रिच पर्सन। क्लियर? आप मेरे पास आए, बोले कि सर आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, आपके पार्टनरशिप से हमको क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा, और उस कैपिटल को लगा के हम बिजनेस को ग्रो करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान दो। अच्छा, मैं ऑलरेडी अपने बिजनेस में, अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे, अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी हूं। क्लियर? तो जरा बताओ, क्या मैं उस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो पाऊंगा? यस और नो? यस और नो? नहीं हो पाऊंगा। कैपिटल लगा सकता हूं क्या? बिल्कुल लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। बात समझ में आ रही है? ध्यान समझे इस पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा ये। हमने बोला कि जो हमारा पार्टनर है, मान लीजिए यहां पे 3 पार्टनर हैं। क्लियर? ये पार्टनर के पास पैसे अच्छे खासे हैं, ये पार्टनर और ये पार्टनर, ये दोनों पार्टनर ऐसे हैं, ये दोनों पार्टनर ऐसे हैं जो काफी हार्ड वर्क करते हैं। क्या करते हैं? हार्ड वर्क। बट इनके पास पैसे, अमाउंट, कैपिटल कम है। लगाएंगे जरूर, बिना कैपिटल के पार्टनरशिप नहीं चल सकती, तो वो भी अपने तरफ से कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इस पर्सन से थोड़ा कम करते हैं। तो इस पर्सन की शर्त क्या रहती कि साहब आप हार्ड वर्क करो, पैसे हम लगा देंगे। मतलब ये पार्टनर वर्क या फिर उस पार्टनरशिप के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। तो जो पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं बेटा? स्लीपिंग पार्टनर। और जो पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। उसको बोलेंगे क्या? एक्टिव पार्टनर। 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में आपने इसी स्लीपिंग पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर के रूप में भी समझा था। क्लियर है मेरी बात? मतलब वो पार्टनर जो पैसे तो लगाएगा बट बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा, सवाल यह है कि क्या बिजनेस को इन तीनों को चलाना कंपलसरी है या इन तीनों में से कोई एक भी चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है। कुछ देर पहले आपने क्या पढ़ा था कि हर एक पार्टनर प्रिंसिपल है और वो क्या है? एजेंट भी है। तो हमने बोला कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सबको उसको रन करें या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब केवल एक आदमी जहां भी जाएगा वो बोलेगा कि मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आती है? फटाफट रिवीजन ले लेते हैं एक बार। क्या हम पढ़ चुके हैं, समझते हैं, देखते हैं जरा। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा आदमी, 2 से कम नहीं होंगे और 50 से ज्यादा भी नहीं होंगे। लॉफुल बिजनेस कैसा होगा? लॉफुल होगा। एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टनर्स, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा। रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है।
नेक्स्ट इज हर पार्टनर एजेंट होता है और क्या होता है, साथ ही साथ प्रिंसिपल भी होता है। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट में यहां पे लॉस को भी हमने कवर किया है। नेक्स्ट एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, एजेंट भी और प्रिंसिपल भी। नेक्स्ट है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई जरूरी नहीं है कि के सारे पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व हो, कोई जरूरी नहीं है। आप किसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हो, सिंपल से वहां कैपिटल लगा के पार्टनर बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार हर दिन आप उस बिजनेस प्रमाइस में जाके अपने आप को इन्वॉल्व रखो, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, बहुत ही पनौती चीज है बेटा, बहुत ही पंगे वाली चीज है। क्या पंगे वाली चीज है? अगर आपके लगाए गए कैपिटल is not sufficient to cover up the losses, you have to contribute from your personal assets. That is called unlimited liability. सबसे बुरी बात यही है। क्लियर है? चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। स्टेटस मतलब क्या हुआ कि हमारा पार्टनरशिप किस स्टेटस पे है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अकाउंटिंग में बेटा, अकाउंटिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ना हो। मतलब जब तक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो ना हो तब तक अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या बोला कि पार्टनरशिप में पार्टनर और जो फर्म है वो अकाउंटिंग के हिसाब से डिफरेंट है। अकाउंटिंग के हिसाब से क्या है? डिफरेंट है। और जबकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और फर्म दोनों एक हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो, यस और नो, क्लियर। हाँ जी। कुछ देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि दोनों पार्टनर में या दो से जो भी ज्यादा पार्टनर हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट होना कैसा चाहिए बेटा? एग्रीमेंट या तो रिटर्न या तो ओरल हो सकता है। बेटर वे क्या है? रिटर्न में। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि बातें हैं, बातों का क्या, बातें कहीं उड़ जाएंगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्लियर? और आप पार्टनरशिप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। क्लियर? कोई छोटा मोटा गेम नहीं खेल रहे हो, मोबाइल पे लूडो नहीं खेल रहे हो कि आपने डिसाइड कर लिया कि ये आपका पार्टी, ये आपका पार्टी ना। इट इज अ सीरियस बिजनेस। तो यहां पर रिटर्न होना जरूरी है। क्लियर? और जैसे ही आप अपने आपसी रिलेशन के टर्म्स कंडीशन को रिटर्न फॉर्म पे रख लेते हैं और उसको रजिस्टर करा लेते हैं, वो कहलाता है आपका पार्टनरशिप डीड। हिंदी में इसको बोलते हैं साझेदारी संलेख। सर साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड में कंटेंट क्या होते हैं? बेटा कुछ भी नहीं होता। कई बच्चे इसको रटते रहते हैं, ढेर सारे पॉइंट्स हैं। मैं बोलता हूं इसके पॉइंट्स कंफर्म है ही नहीं। 100, 200, 1000, 2000 तक भी हो सकते हैं। बस कुछ की पॉइंट्स उसको आप ऐसे समझो कि आप और मैं चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं और हमने सोचा कि चलिए जी भाई साहब एक कोचिंग सेंटर ओपन करते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर हमारे कोचिंग सेंटर का नाम क्या होगा? सर हम कोचिंग सेंटर कहां पे ओपन करेंगे? सर कोचिंग सेंटर के लिए पैसे कहां पे लगाएंगे? पैसे कितने लगाएंगे? सर आप प्रॉफिट ज्यादा लोगे कि मैं ज्यादा लूंगा? सर कोचिंग सेंटर में काम कौन करेगा? तो ये जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को अगर आपने नोट डाउन कर लिया है और उसका एग्रीमेंट एस्टैब्लिश कर लिया है तो उसी को आप पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। देखो ना जरा पॉइंट्स कैसे कैसे हैं। पहला, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। नेचर ऑफ द बिजनेस प्रपोज्ड बाय द फर्म। नेचर ऑफ द बिजनेस हमारा क्या था? कोचिंग सेंटर। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना पैसा लगाएंगे। द प्रॉफिट शेयरिंग, कैसे बांटेंगे। हाँ, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप करना है, क्या लाइफ टाइम के लिए करना है क्या? बेटा मैं आपसे शादी थोड़ी कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूं कितने टाइम के लिए। तो आपका पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए भी हो सकता है। क्लियर? अगला है अमाउंट विच कैन बी विथड्रॉन, कितना पैसा हम अपने पार्टनरशिप से निकाल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स आपको बस समझने हैं, रटना नहीं है, जहां रटे वहीं फंसे। क्लियर है मेरी बात? थोड़ा और चीज कवर कर लेते हैं, उसके बाद आज की वीडियो हम एंड करेंगे। स्पेसिफिक पॉइंट, पार्टनरशिप में कुछ स्पेसिफिक मसालेदार चीजें होती हैं। अभी मैंने बोला कितने मेंबर होंगे? 2 मेंबर, मैक्सिमम कितने? 15। अब वो मेंबर कैसे होंगे,
क्या वो मेंबर इंसॉल्वेंट हो तो चलेगा? बिल्कुल नहीं। अनसाउंड माइंड हो तो चलेगा? नहीं। 18 ईयर्स से कम का हो तो चलेगा? यस और नो? बेटा यहां पे दोनों चीजें पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ध्यान से समझो, ध्यान समझो। अगर मैं किसी माइनर मतलब जो 18 साल से कम है, किसी माइनर से फर्स्ट टाइम पार्टनरशिप कर रहा हूं तो ये पार्टनरशिप इलीगल कहलाएगा, लॉफुल नहीं रह जाएगा। लेकिन मैंने आपसे पार्टनरशिप किया, मान लीजिए आपकी एज 20 है, मैंने आपसे पार्टनरशिप किया, उसके बाद किसी 18 ईयर्स या माइनर पार्टनर को अपने फर्म में इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंट्री दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है। बट ओरिजिनली आप पार्टनरशिप माइनर के साथ नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? अच्छा अभी सुनो, अभी बाकी है। माइनर एंट्री लेगा, आपके साथ पार्टनरशिप करेगा, किस चीज के लिए? केवल और केवल प्रॉफिट के लिए, ओनली एंड ओनली फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर द लॉसेस। जैसे लॉस होगा वो दांत दिखा के निकल सकता है, वहां से बाहर जा सकता है, सिंपल से बोल देगा साहब मैं तो माइनर हूं, आई एम द माइनर, मैं लॉस में कंट्रीब्यूशन या लॉस में पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा। क्लियर है? ये लॉ उसको अलाउ करता है। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, बोलना ओरिजिनली बिल्कुल नहीं, सब्सिक्वेंटली यस, ओनली फॉर द प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए एक बार लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं। माइनर कैन बी पार्टनर विद कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। सारे पार्टनर से कंसेंट लेने के बाद, सहमति लेने के बाद कोई पार्टनर, कोई माइनर पार्टनर बन सकता है। अ पर्सन में बी एडमिटेड और रिटायर्ड एज अ पार्टनर विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। क्लियर? अब ऐसा हुआ आपकी और मेरी पार्टनरशिप चल रही है, मैंने बोला कि मेरा छोटा भांजा है, छोटा भाई है, मैं उसको पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करता हूं। हाँ जी, वो 18 से ऊपर है, मैं उसको इन्वॉल्व कर लेता हूं। आपकी इच्छा नहीं, आपका और उसका 36 का आंकड़ा है, आपका प्रॉब्लम उसके साथ। क्या मैं उसको पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट परमिटिंग मी टू डू दैट। सर इससे मेरे को क्या प्रॉब्लम? आपका भाई, आप पार्टनर ले आओ। बेटा घाटा तुमको होगा। सोचो ना, हमारे पास इस साल प्रॉफिट, हर साल प्रॉफिट होता है 100 रुपए, और हम दोनों क्या करते हैं? 50 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट जैसे मेरा भाई एंट्री कर जाएगा, मेरा भाई पार्टनर बन जाएगा, अब बताओ ना तुम्हारी जेब में कितना मिलने वाला है? 33 रुपीज और 33 रुपीज। सर 99 हो, अरे छोड़ना बेटा, 1 रुपया अपन चंदा दे दिए। क्लियर? तो 33 कितने का लॉस तुमको झेलना पड़ा? 17 रुपए का। अब मैं यहां पे चिल्लर ले रहा हूं, 100 रुपए, 17 रुपए, 33 रुपए। ये लैक्स में भी हो सकता है, 100 लैक्स का। तो तुमको जब 17 लैक्स का लॉस होगा तो क्या तुम उसको एंट्री करने दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। तो अगर किसी नए पार्टनर को एंट्री करना है तो मुझे तुम्हारा कंसेंट लेना जरूरी है। या मैं बोलूं कोई भी पार्टनर, तुम्हारा भी भाई हो या फिर कोई भी पार्टनर हमारे बिजनेस में एंट्री करेगा तो उसको सारे पार्टनर से कंसेंट लेना होगा। सारे पार्टनर के कंसेंट के बाद ही हमारा कोई नया पार्टनर बन सकता है। क्लियर? आगे चलना। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है। क्लियर है? आप अपने फ्रेंड के साथ आराम से मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आप लोग करते भी हो। ठीक है? टिकटॉक में वीडियोस बनाते हो तो वो एक तरह से पार्टनरशिप ही तो है बेटा, इंप्लाइड पार्टनरशिप है। कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है, बट आपने उसको प्रॉमिस किया कि भाई तू कैमरा पकड़ेगा और मैं एक्ट करूंगा, और पीछे से कोई बैकग्राउंड म्यूजिक देगा। समझ में आता नहीं? दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? क्या ये रिटर्न है? नहीं है। तो क्या रिटर्न नहीं है तो क्या ये पार्टनरशिप है? बिल्कुल है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलिए। अनलेस अदरवाइज अग्रीड अ पार्टनरशिप डिसॉल्व ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर। जब तक आपने अपने पार्टनरशिप डीड में कोई और अरेंजमेंट नहीं किया है तो हम ये मान लेंगे कि जैसे ही कोई पार्टनर डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो आपका पार्टनरशिप डीड वहीं पे खत्म, वहीं पे आपका पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व माना जाता है। सर तो क्या सबको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा? एक एग्जांपल समझो बेटा। 3 पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? 3। पहला पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर आपके सामने थे। ए पार्टनर की डेथ हो गई, कितने पार्टनर बचे? 2 पार्टनर।
क्लियर मेरी बात? बड़े ध्यान समझना, 3 पार्टनर में एक की डेथ हो गई, बचे हैं 2 पार्टनर, तो क्या वो 2 पार्टनर अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। बट उनका जो फर्म पहले था जिसमें 3 पार्टनर थे ए बी सी, वो फर्म डिसॉल्व मान लिया जाएगा। अब नया फर्म बनाया जाएगा। नया फर्म का नाम क्या है? बी एंड सी फर्म। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई? हमारे पास कितने पार्टनर बचे? 2 पार्टनर, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल समझो, 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, क्या वो दूसरा पार्टनर बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकता है? यस और नो? अरे बाबा इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल छोड़ो, अनपॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल ऐसे है बेटा कि आपके पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए। अरे आपका पार्टनर तो पहले एक जो नंबर 1 है वो डेथ हो चुका है उसका, तो पार्टनरशिप आपकी तो बची नहीं, तो बिजनेस कहलाएगा क्या? सोलो प्रोप्राइटरशिप। और आप ऐसे ही उस बिजनेस को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो ये था पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो हम बस यहीं तक कवर करेंगे बेटा। प्लीज आप लोग वीडियोस को बड़े ध्यान से देखा कीजिए, समझा कीजिए और नोट्स बनाना जरूर। क्लियर है? नोट्स बनाने के लिए पीछे नहीं हटना। आप लोग के मन में कई बार क्या आता है कि सर हम तो बार बार आपकी वीडियोस देख लेंगे, हमको नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, और वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। बेटा जब आप नोट्स बनाते हो तो आप अपने के लिए वर्कआउट करते हो। बात समझ में आ रही है? जब खुद नोट्स बनाते हो तो आपके दिमाग में ढेर सारी चीजें और आती हैं, वो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगी। क्लियर है बेटा? थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम बस इतना रखेंगे। थैंक्स वंस अगेन। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।